तो जब से मैं छोटा सा बच्चा था तब से मुझे पिक्चर देखने का बड़ा शौक, लेकिन इस चक्कर में कई बार ऐसे पाप करने पड़ जाते हैं जिन्हें देखकर आईने में अपने आप से शक्ल मिलाने की हिम्मत नहीं हो पाती है। नहीं वैसा कुछ नहीं, पिक्चरों की बात कर रहा हूं। जैसे एक आदि पुरुष था वैसे ही एक और हुआ है, इसका नाम है एक्सपेंडेबल्स 4 और आज अच्छे से बात करी जाएगी इसके बारे में। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए उनसे। जिस तरह की पिक्चर बनाई है तो स्पॉयलर्स तो सबसे छोटी चीज है जिसके बारे में डायरेक्टर को चिंता करनी चाहिए। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेंडेबल्स 4 एक्सपेंडेबल 1, 2, 3 के बाद आने वाला इनका चौथा पार्ट है, जिसका नाम पता नहीं क्यों एक्सपेंडेबल्स कर दिया इन्होंने स्टाइल मारने के लिए, लेकिन फिर भी इस पिक्चर में कोई स्टाइल नहीं है। तो एक बार बहुत ध्यान से सोचना इस बारे में कि जब आप एक्सपेंडेबल्स नाम सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या मेंटल इमेज बनती है। सबसे पहले सिल्वेस्टर स्टैलोन की, वो है ही नहीं इसमें। फिर इसके बाद जेसन स्टैथम की, वो हैं और वही पिक्चर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन की बड़ी सी टीम जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो भी नहीं है इसमें। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में शाइन करने वाले एंटोनियो बांदेरास, जिनको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, वो भी नहीं है इसमें। लेकिन है चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि एक ऑलमोस्ट उन्हीं के जैसे दिखने वाले जवान लौंडे को उनका बेटा बना दिया। लेकिन है मेगन फॉक्स है पिक्चर में, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने वीडियो का प्रोटोकॉल चेंज कर सकता हूं, एक एक करके चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करी जाएगी। तो बेसिकली मूवी जो है सिल्वेस्टर स्टैलोन और जेसन स्टेथम के एक्सपेंडेबल्स की कहानी है, जो कि सीआईए के लिए ब्लैक ऑप्स की तरह काम करते हैं और उन मिशंस पे जाते हैं जिन पे सीआईए वाले किसी और टीम को नहीं भेज सकते, तो वो इन लोगों को भेज देते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है विलन की, जिनका रेड पिक्चरों में देखा है मैंने इनको बहुत ही खतरनाक एक्शन करते हुए, और इनका अल्टीमेट गोल मेरे को क्लियर नहीं हुआ। बस ये पता था कि न्यूक्लियर डेटोनेटर्स हासिल करने, और जब एक रैंडम नेशन में रैंडम जनरल को हराने के बाद वहां से न्यूक्लियर डेटोनेटर्स को उचका लेते हैं, जहां पे एक्सपेंडेबल्स की टीम पूरी तरह से तितर-बितर हो जाती है, तो फिर पहुंच जाते हैं ये एक शिप के ऊपर, जहां पर फॉर सम रीजन जेसन स्टैथम को जाने नहीं दिया जाता है। उनकी जगह टीम को लीड करने लगती है मेगन फॉक्स। अब सिल्वेस्टर स्टैलोन क्यों लीड नहीं कर रहे हैं, वो पिक्चर में एक अलग कहानी है, वो नहीं बताना चाहता मैं आपको, क्योंकि फिर वो अलग लेवल पे चले जाएंगे। हम बस आप इतना समझ लीजिए कि जेसन स्टैथम को एक्सपेंडेबल्स को लीड करना चाहिए था, लेकिन मेगन फॉक्स कर रही है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, या फिर मुझे बोलना चाहिए कि उसके दो बहुत बड़े, छोड़ो। खैर, तो ये शिप जो है इसके ऊपर वो न्यूक्लियर डेटोनेटर्स हैं और उसको रोकने के लिए एक्सपेंडेबल्स पहुंच जाते हैं उसी शिप के ऊपर। अब आप सोचते हो कि 40 मिनट में ये सीक्वेंस आ गई है तो मूवी यहां से कहीं और प्रोग्रेस करेगी, मतलब इसके बाद भी हमें कुछ अलग टाइप की चीजें देखने को मिलेगी, ये तो सेकेंड एक्ट ही है ना मूवी का। लेकिन नहीं, मूवी यहां पहुंचने के बाद इस शिप से कहीं और जाती ही नहीं है। मतलब यही मूवी का सेकेंड एक्ट भी है, थर्ड एक्ट भी है और फोर्थ एक्ट भी है। और ना, मैं इस मूवी से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं गया था कि मेरे को यहाँ से क्रिस्टोफर नोलन टाइप के ट्विस्ट देखने को मिल जाएंगे। मैं मूवी से बस थोड़ी बहुत ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस डिमांड कर रहा था जो मैंने इससे पहले वाले पार्टों में देखी हुई थी। आई मीन दिस इज द वे इट शुड वर्क, राइट? कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से ऊपर जाएगा, थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट से ऊपर जाएगा, फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट से ऊपर जाएगा, एटलीस्ट स्केल में। लेकिन नहीं, ये पिक्चर शिप से आगे कभी बढ़ती नहीं है, एज इफ ये इनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। डायरेक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया था कि आपको जो काम करना है वो जहाज पे करना पड़ेगा, बाइकें चलानी है जहाज पे चलाओ। तो बाइक जहाज पे चल रही है, जहाज बाइक पे चल रहा है, बाइक पे बंदूकें लगी हुई है, बंदूकों पे बाइक लगी हुई है, कौन किसको मार रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये बाइक पे बंदूकें लगाई किसने, किसका आइडिया था भाई ये? आई मीन मूवी में लिटरली एक सीक्वेंस है जहां पर जेसन स्टैथम के पास बाइक है, सामने वाले बंदे के पास भी बाइक है, इससे ज्यादा ऊपर हाथ नहीं उठेगा मेरा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, दोनों की बाइकों में बंदूकें लगी हुई हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शिप के ऊपर एक प्लेन है। और आई नो यू विल टोटली एग्री विद दिस, क्योंकि जहाजों के ऊपर प्लेन हो सकते हैं, लेकिन ये वाला प्लेन कार्डबोर्ड का बना है। मतलब सोच की भी दाद देनी पड़ेगी, सोचने के लिए सोच खत्म हो चुकी होगी, तभी यहां पर कार्डबोर्ड का प्लेन फंसा दिया गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से इन दोनों की गोलियां एक दूसरे को लग नहीं रही थी। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, जेसन स्टैथम पूरी पिक्चर के एमवीपी हैं, लिटरली उन्होंने अपने कंधों पे पूरी पिक्चर को कैरी किया है। लेकिन वो बंदा अपने एक्शन से कितना ही कर लेगा, स्टोरी तो दो, राइटिंग तो दो, विलन तो दो। रैंडी कॉटोर जैसे यूएफसी लेजेंड को देखकर मैंने सोचा कि चलो हाँ ये है तो कुछ अच्छा
अच्छे खासे रेसलिंग यूएफसी मूव्स देखने को हमको मिलेंगे, जैसे पुराने पिक्चरों में थे कि कुछ उठापटक देखने को मिल जाएगी, लेकिन इनको दीवारों पे मुतवारा है पिक्चर में। 50 सेंट का नाम इस मूवी में इजी डे है एंड आई एम श्योर कि उनकी जिंदगी में इस पिक्चर को करने से ज्यादा इजी डे होगा ही नहीं, बिकॉज इट रिक्वायर्ड एब्सोल्युटली जीरो एफर्ट फ्रॉम हिम। और सबसे बड़ा पाप, आपकी पिक्चर में आपने टोनी जा जैसे लेजेंड को कास्ट किया है, लेकिन अगर कंबाइंड स्क्रीन टाइम देखोगे ना तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, और उसमें एक्शन सीक्वेंसेस भी इंक्लूडेड है। एक्शन सीक्वेंसेस की तो बात भी नहीं करनी चाहिए मुझे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट की इस बंदे को एक सीक्वेंस दी गई है, वो भी शायद 30 से 40 सेकंड की होगी। लगता है इस पिक्चर के डायरेक्टर को पता ही नहीं कि टोनी जा कितना भयंकर एक्शन कर। हाथी मेरे साथी देख भाई जाके तो इसकी। लेकिन बहुत हो गई आलतू फालतू बात, अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ सबसे अच्छे से। जिस इंसान ने पूरी पिक्चर भर मेरा मन लगाए रखा, और वो थी मेगन फॉक्स। कोई काम किया हो ना किया हो, डायरेक्टर साहब ने कास्टिंग अच्छी करी है, और मैं समझ गया कि क्यों भी करी है। पूरी पिक्चर में इनका एक ही काम था या फिर दो, मतलब थे वही काम, आप समझ रहे हो। एंड नहीं, मैं ऐसे कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मूवी के आखिरी सीन में एक शॉट है, दे हैव मेड इट लाइक प्रीटी ऑब्वियस देयर। और देखो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, मेरे को मतलब अच्छा लगा देखने में, मजा आया। मेगन फॉक्स ने पूरी पिक्चर पर दिल लगाए रखा, और वो मेरे को समझ में नहीं आता ट्रांसफॉर्म फ्रेंचाइजी क्यों हटा दिया। वो कह रही थी कि और अच्छी पिक्चरें करने जाना चाह रही है, फिर एक्सपेंडेबल्स करने आई आप। इससे तो ट्रांसफॉर्मर्स में ही अच्छी थी, कम से कम बम्बल भी एक्टिंग तो छुपा लेता था आपकी। और फिर इसका क्लाइमैक्स वाला पार्ट, भाई साहब क्या सोच के, मतलब क्लाइमैक्स में इन लोगों ने ट्विस्ट डिलीवर करने की कोशिश करी है। ट्विस्ट इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और इस पिक्चर के लिए तो होना भी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा एफर्ट मांगती भी नहीं है ये पिक्चर। तो आखिरी में इन्होंने जो सो कॉल्ड ट्विस्ट डिलीवर करने की कोशिश करी है वो इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल है कि अगर आप स्टार्टिंग के 10 मिनट नहीं, अगर आप पिक्चर इंटरवल के बाद देखना शुरू करोगे तो भी पकड़ लोगे। खैर, तो एक्सपेंडेबल्स का चौथा पार्ट उन पिक्चरों में से है जिसको कभी लिखा ही नहीं जाना चाहिए था, या जब लिखा जा रहा था तो डायरेक्टर या राइटर को सोच लेना चाहिए था कि मैं क्या लिख रहा हूं, और पन्ने फाड़ के आग लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि टेक्निकली एक्सपेंडेबल्स है ही नहीं। जिन चीजों को आप एक्सपेंडेबल्स में देखने के लिए जाते हो, ये उनमें से एक को भी ढंग से नहीं कर पाती, ढंग से क्या कर ही नहीं पाती। हर मूवी में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्ट होते हैं, लेकिन ये मूवी अपने सेकंड एक्ट को ही पूरे 4 एक्ट में कन्वर्ट कर देती है, विच इज अ ह्यूज मेस इन इटसेल्फ। मतलब एक जहाज से शुरू होकर ये पिक्चर एक जहाज पे ही खत्म हो जाती है, और फिर जब आप हाइंडसाइट में देखते हो ना तो यू एक्चुअली रियलाइज कि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो इस मूवी के लिए आना पसंद क्यों नहीं करे, क्योंकि इट वॉज नॉट वर्थ इट। हालांकि इस पिक्चर में 50 सेंट है, लेकिन इस पिक्चर के लिए किसी को 50 सेंट नहीं देना चाहिए। और जेसन स्टेथम और मेगन फॉक्स दोनों मिलकर इस पिक्चर को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज के लिए अगर आप देखना चाहो, उन दोनों चीजों के लिए, मतलब जेसन स्टेथम और मेगन फॉक्स, कुछ ऐसे दूसरा नहीं बोल रहा मैं, तुम क्या समझे, तो उन दोनों के लिए आप देखने जा सकते हो, उनको दिखाया भी अच्छे से है। लेकिन हाँ, इसके अलावा इस पिक्चर से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना भाई। ये एक्सपेंडेबल्स, एक्सफोरांडेबल्स कुछ नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पिक्चर तो जैसी भी हो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक को इस पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने ये मूवी देख लिया तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इस पिक्चर के बारे में क्या ख्याल है, तो मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज। मूड तो खराब हो ही गया है, अब सोच रहा हूँ रिफ्रेश करने के लिए जेनिफर्स बॉडी एक बार फिर से देख लूँ।